पांडे जी, जो हमारा फिर अपनी वही जिज्ञासा है कि भाई चुनाव आयोग का काम है कि पारदर्शी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से हमारे नागरिकों द्वारा चुन करके सरकार को बनवा दिया जाए। अब ये भी आपने कहा कि इसका समाधान ये निकाल दिया जाए कि अपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके और इस पर एक विस्तार से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, किसी मुद्दे पर नहीं हुआ। और यह शायद पहली संसद ऐसी होगी कि संसद गठन से पहले, संसद निर्माण से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बात निकल करके सामने आ आवाज गई। नहीं आ रही। जो चीजें आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो हाँ, आप फिर से चेक कर लीजिए। तो अपना निकल के सामने आ गई। जो चीज सामने दिखाई पड़ रहा था, सब लोग कहते हैं कि अरे कहाँ लूटपाट हो रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। जो सामने देखा गया कि 2 दिन के अंदर जिस तरीके से शेयर बाजार का उछाल किया गया और उसके बाद धाम से उसको नीचे गिराया गया और उसमें सारी की सारी मशीनें उसमें इस्तेमाल थी। सामान्य आदमी इस बात को नहीं समझ सकता इससे क्या फर्क पड़ गया। 450 वोटें, 500 अपना सीटें लोग दिलवा रहे थे अपना भारतीय जनता पार्टी को, जबकि सब लोग जान रहे थे कि हकीकत क्या है, स्थिति क्या है। लेकिन गुब्बारा फुला करके वहां तक चला गया। तो फिर बाद में हमको पता चला, हम लोगों को कह रहे ये तो सारा मामला शेयर मार्केट का था। इन लोगों को पता था कि अब हम जा रहे हैं तो जाते जाते भी जिस तरीके से भी हो सके अपना धन को इकट्ठा करो और अपना उसके चलते इन्होंने शेयर मार्केट को उछाला और उसके बाद और उसका लाभ किसको मिला। तो साहब भारत में जो शेयर खरीदने वाले थे उनको नहीं मिला। जो भारत का धन बाहर ले जाकर के, बाहर विदेशी धन के रूप में यहाँ आकर के खरीदे, सारा का सारा लाभ अपना वो लोग उसको लेकर के चले गए। और किस बेहयाई के साथ ये कहा गया और हमारी सरकार के लोग कहे कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, लोगों ने कमा लिया, हमारे देश के लोगों ने कमा लिया थोड़ा पैसा, अगर उनको आ गया तो आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और जिस तरीके से हम निर्वाचन आयोग का गठन पूरा किए हैं, पूरा मामला किए हैं, तो देखिए मामला तो है आज की तारीख में तकनीकी का इस्तेमाल तो हम इसीलिए करते हैं ना कि विश्वसनीय तरीके से उसका मापन हो जाए और समय भी कम लगे। तो अभी फिलहाल तो आपका समय भी कम नहीं लग रहा है, 2 महीने का क्या आप पूरा समय ले रहे हैं उसको करने में। और ये अपना जिस तरीके से जितना भी वोट हो, जहां 48 वोट से लोग जीता जा रहा हो, है, और ऐसी हालत में अगर कोई चीज ग्रास रूट तक ये चीज ये बात पहुंच गई है कि वोट तो आप चाहे जिसको दीजिए, जीतेंगे तो हम ही, आप चाहे जिसको जिता दीजिए, सरकार तो बनाएंगे हम ही। तो यह तो कहीं ना कहीं से सख्त लोकतंत्र की बात नहीं है। तो लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक में विश्वास करने वाले, और उसमें खास करके यह जो चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनावी प्रक्रिया को आखिर माधव जी कैसे विश्वसनीयता इसमें लाई जाए, कैसे इसको विश्वसनीय बनाया जा सकता है, आपकी इस पर कोई टिप्पणी। एक तो पहले मेरी टिप्पणी देने से पहले अभी जो खालिद साहब ने बोला कि ईवीएम मशीन कंट्रोल नहीं हो सकती, ये दावा सही नहीं है। ईवीएम, और मैंने जनवरी में मेरे ख्याल से थापर जी ने, करण थापर जी ने मेरी मुलाकात की थी, तब से मैं सितंबर से बोल रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये हो सकता है। और उसमें डेटा के तहत ही आप गड़बड़ी कर सकते हो, यानी वो बाकी का बाद में हम कभी बोलेंगे। लेकिन वीवीपैट के सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से आप कुछ 1 बाइट भी एक्स्ट्रा दे देंगे तो प्रोग्राम पहले से ही ऐसे लिखा गया होगा कि जो मतों में तब्दीली कर देगा। तो ये तो बात उनकी मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि इलॉन मस्क ने जो बोला है वो, मैंने जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा येलो जर्नलिज्म हो रहा है, वो ही वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू अ ट्वीट बाय मिस्टर केनेडी ने प्योर्टो रिको के वोटिंग के बारे में ट्वीट किया था। उसको वो जब जवाब दे रहे थे, और वो स्पेसिफिक टू द ईवीएम, काइंड ऑफ ईवीएम दैट अमेरिका यूजेस, द यूएस यूजेस। यूएस में छोटे छोटे चुनावों में जो ईवीएम यूज किए जाते हैं, उनके डिज़ाइन, और यूरोप में भी उनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़े होते हैं। और उसकी वजह यह है कि जैसे हमने
जब हमारा आधार कार्ड बनाया तब हमारा पूरा बायोमेट्रिक सब लोगों का लिया। वैसे उधर भी है, वो 10 प्रिंट्स बोलते हैं उसको, 10 उंगलियों के निशान लेते हैं। और जब कोई वोट करने जाता है तो वो अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन अपने थंब या किसी और फिंगर के माध्यम से फिंगरप्रिंट का मैचिंग करके एस्टैब्लिश करता है। अभी ये डेटाबेस इतना बड़ा होता है कि एक ईवीएम हर एक ईवीएम में आ नहीं सकता, इसलिए उनकी ईवीएम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़े होते हैं। और जो भी चीज किसी और चीज से जुड़ी जाती है वो हमेशा हैक करने की संभावना होती है। इसमें हैकिंग का मतलब भी समझना जरूरी है। हैकिंग किसको कहते हैं? हैकिंग यानी किसी भी प्रणाली पे दूर से उसे टच न करते हुए उस पे कब्जा करना और वो प्रणाली जिस तरह से चाहिए बर्ताव करना, उससे अलग तरीके से बर्ताव करना को मजबूर करना, उसको, ये हैकिंग होती है। और मैनिपुलेशन ये होती है कि जो आप उसको टच भी करें तो चले, लेकिन किसी और तरीके से उसको उसके बिहेवियर में बदलाव लाए। तो हैकिंग और मैनिपुलेशन का ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। और इंडियन ईवीएम जो है वो, जब तक हम मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये दावा सही है कि वो कहीं जुड़ती नहीं है, और वह मैं मानता हूं वो सही है, तो मेरे हिसाब से इंडियन ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये देखिए कि इलॉन मस्क को भारत के ईवीएम पे बात करने की कुछ जरूरत नहीं है, उसको टाइम भी नहीं है उनको, ही इज सो बिजी। वो चांद पे और मंगल पे यान भेजने वाला आदमी है, वो भारत के ईवीएम पे क्यों बात करेगा? ही रिस्पॉन्डेड टू ईवीएम क्वेश्चन अबाउट यूएस, और उनकी ईवीएम के डिजाइन ही अलग है। तो मुझे मानता ही नहीं हूं कि हमें कुछ जेपीसी वगैरह करने की जरूरत है। हमें अगर कुछ जरूरत है तो ऑनेस्ट लोग पैदा करने की जरूरत है। देखिए अभी बंबई का जो मामला है उसमें 110 पोस्टल बैलेट्स वेयर डिक्लेयर्ड वॉइड, नल। अभी ये तो कोई सिस्टम नहीं कर पाएगा, ये आदमी ही, जैसे ये चंडीगढ़ है, ये दूसरा चंडीगढ़ हो रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर ये है तो हमें क्या, अगर कुछ पैदा ही करना है तो मशीन नहीं करना है। मशीन तो ठीक हो सकता है, मैं आपको शायद 3 महीने के बाद बोलूंगा भी कैसे हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में हमें सबसे जरूरत यह है कि हमें ऑनेस्ट लोग तैयार करने हैं, जो कहेंगे कि जैसे तारा मैडम ने कहा था कुछ टाइम पहले कि आदमी ये बोलेगा कि ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा, वो मैं ऑनेस्टली करूंगा। ऐसे आदमी अगर हम बना पाए, आदमी यानी मैं आदमी में औरत, आई नो इट्स नॉट राइट, द टाइम इज डिफरेंट, आई शुड नॉट इंक्लूड अ वुमन इन मैन, लेकिन मैं जब आदमी बोलता हूं तो ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूं। ऐसे नागरिक हमें बनाने चाहिए जो, जिनके पास इतनी खुददारी हो कि जो बोले कि मैं जो करूंगा वो सही करूंगा, बस उतना किया तो हम ठीक रास्ते पे चलते। हम चलेंगे तारा जी के पास। तारा जी, इसको सुधारने के लिए आप तो आंदोलन के आदमी है, आने वाले दिनों में आपके भविष्य की क्या प्लानिंग है इसको सुधार के लिए कि एक स्वस्थ जनतंत्र बनाया जा सके, निर्माण हो सके? तारा जी, देखिए हमने एक पीपल्स कमीशन एस्टैब्लिश किया है, अभी हो रहा है, उसमें जो भी अभी जो इलेक्शन हुआ है उसको भी देखते हुए और आगे भी देखते हुए हमें लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का मामला नहीं है और ये गवर्नमेंट का भी नहीं है। यहाँ पे नागरिक को शामिल होना ही होगा, क्योंकि हमें भी वो नहीं रही, वो पहले तो नहीं था कि हम एक्टिवली एक सिटीजन जो है, एक्टिव सिटीजनरी इस देश में है नहीं, अभी जाग उठी है थोड़ी सी, और इसको फिर से सोने की कोई टाइम है ही नहीं, अभी इसको जागते ही रहना है। इसमें एक तो चीज है कि जो भी इसमें से निकला, हमें इस सिस्टम में पूरा विश्वास चाहिए। अब एक है कि देखिए, एक चीज जो आई थी पहले, जो ये कई लोग थे, सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए,
फिर उन्होंने कहा कि, और ये सही बात भी है, मुझे अगर मैं एक वोटर के जरिए बोलूं तो मैं एक ईवीएम बटन दबा सकती हूँ, मुझे मालूम है कौन सा बटन दबाना है, पर उसके बाद अगर मैं वो पर्ची देखूं, हाँ भाई सही वाला निकला है, फिर मैं वो पर्ची लूं हाथ में और एक बक्से में डालूं, तो मैं